साथियों नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि ये सर जी का दूसरा वीडियो है और जो सोसाइटी वासी है वो तो सभी सर जी को पहचान ही रहे हैं और सर जी का लगभग 17-18 साल का कोचिंग का होम ट्यूशन का एक्सपीरियंस है और ये आज जो हमारे यहाँ 3 बच्चों को अभी पढ़ा रहे हैं और एक छोटा सा प्रयास स्टार्ट हो रहा है और जो भी साथी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो हमारे यहाँ ऑफिस में भेजें और ग्रुप में मैसेज चला जाएगा क्लासेस का। तो अभी ये स्टार्ट हो रहा है डेमो, बाकी ऊपर ऑडिटोरियम बन रहा है, उस समय बड़े लेवल पे स्टार्ट हो जाएगा और आप लोगों को एक अच्छा एजुकेशन मिलेगा सर जी के द्वारा। बस आप लोगों को मैसेज देना था और सर जी अब क्लास अपना कंटिन्यू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये साइंस का 9th क्लास का चैप्टर है, 5th चैप्टर है। तो जो लाइफ है, हमारी लाइफ में बहुत सारे चीज़ें हैं। ऐसा जैसे हमारी बॉडी है, सपोज दैट स्ट्रक्चरल बॉडी है। स्ट्रक्चरल बॉडी में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, सब्सटेंस हैं, उनसे मिलकर बना हुआ है, जिसमें से एक सेल है। सेल काफ़ी ज़्यादा मैकेनिज्म करता है हमारी बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए और हमें जिंदा रखने के लिए। ठीक है, सेल की वजह से हम जिंदा हैं, क्योंकि सेल का मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है और सेल की वजह से ही जो हम सांस लेते हैं उसका भी सेल में रोल है। हमारे बॉडी के कोई भी पार्ट्स ग्रो करते हैं तो उसमें सेल का बहुत बड़ा रोल है। तो जैसा कि मैंने बताया कि फंडामेंटल लाइफ में क्या है, सेल का बहुत बड़ा रोल है। क्या है? सेल का बहुत बड़ा रोल है। पूरा बॉडी का मैकेनिज्म सेल द्वारा मैनेज किया जाता है। ठीक है। सो सेल क्या काम करता है? बेसिकली ग्रो करते हैं या फिर सांस लेने से लेकर जितना भी हम सांस लेते हैं उसके साथ में जो एयर जाती है उसके साथ उसमें जो जो ऑक्सीजन और जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको फिल्टर करना, उनको फिल्टर करने के बाद सेल्स को ऑक्सीजन देना। सेल्स को ऑक्सीजन देती हैं तो सेल्स क्या करती है? ग्रो करती हैं और सेल्स एक हेल्दी मैकेनिज्म देती हैं बॉडी के लिए, जिससे कि हमारी बॉडी इम्प्रूव होती है और हमें बीमारियों से बचाए रखती है। तो आज उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। 9th क्लास का चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें कि आता है मेन सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो है सेल्स। Discovery of cells. The cell was first discovered by Robert Hooke in 1665. सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था 1665 में। ये वो टाइम था जब इन्होंने किसी को कुछ पता नहीं था सेल क्या है। तो ये साइंटिस्ट थे और इन्होंने कोई अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसमें इन्होंने फिर देखा कि ये पेड़ के छिलके में, बार्क ऑफ ट्री, ठीक है, उसमें उन्होंने देखा कि सेल है और सेल के बारे में, सेल के मैकेनिज्म के बारे में फिर पता करना शुरू किया। तो वहीं से सेल की डिस्कवरी हुई। और कहाँ पे देखा? ही सॉ द कार्क सब्सटेंस कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री, जो मैंने बताया आपको कि पेड़ के छिलके में, सपोज दैट रफली ऐसे बोल सकते हो, पेड़ की छाल। ठीक है। तो ही रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द हनीकॉम्ब कंसिस्टिंग मैनी लिटिल कंपोनेंट्स। उन्होंने देखा कि ये हनीकॉम्ब की तरह होता है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। उन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया था। तो उन्होंने उन सेल्स को, उन बॉक्स को सेल नाम दिया, जो उनको उस बार्क ट्री में देखा था, बॉक्सेस, उस बॉक्सेस को उन्होंने क्या नाम दिया? सेल्स। सेल्स इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स अ लिटिल रूम। सेल्स मीन्स लिटिल रूम, मतलब जिसके अंदर थोड़ा स्पेस हो। ठीक है। तो आगे आता है, व्हाट आर द लिविंग बीइंग मेड अप ऑफ। लिविंग बीइंग्स जो हैं वो किन चीज़ों से बने हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन आर मोर सेल्स। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने होते हैं, सिंगल सेल से, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे मल्टी सेल से बने होते हैं।
विच आर कंसिडर्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला गया है। दूसरा, इवन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर द कॉम्प्लेक्स, कभी कभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनसाइड ईच सेल्स, सभी सेल्स के बीच में क्या होता है, एटम्स मेकअप मॉलिक्यूल्स, और एटम्स जो होते हैं मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, विच मेकअप द सेल ऑर्गेनेल्स एंड स्ट्रक्चर, जो कि क्या करता है, सेल ऑर्गेनेल्स और पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट करता है सेल का। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल्स फ्रॉम द टिश्यू। ठीक है, यहाँ एक और चीज़ आ गई है, टिश्यू। टिश्यू क्या है, व्हाट इज टिश्यू? जो बहुत सारे सेल्स से मिलके बना। गुड, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट बायोलॉजिस्ट इन द सेल डिस्कवरी। सेल डिस्कवरी में किन किन साइंटिस्टों ने बहुत अपना योगदान दिया है, जिसमें सबसे पहले आते हैं रॉबर्ट हुक। कौन आते हैं? रॉबर्ट हुक। द सेल वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई हिम इन 1665। सबसे पहले उन्होंने 1665 में सेल की खोज की थी। शी ऑब्जर्व्ड इन द कॉक स्लाइस विद द प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। कौन सा माइक्रोस्कोप? प्रिमिटिव। ये वर्ड याद रखना, कौन सा माइक्रोस्कोप है? सबसे पहले, और कोई क्या बोलते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप नहीं थे। अभी तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए, बहुत लाखों टाइम, लाख गुना जूम करके, इंक्रीज करके उसको हम देख सकते हैं। सो उस समय पे क्या था, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, उसमें इन्होंने देखा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हु डिस्कवर्ड, ठीक है, सेल फर्स्ट, उसके बाद में कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ किया था इन्होंने। ठीक है, ये काफ़ी टाइम तक ये कभी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, एंड दूसरे सेकंड जो साइंटिस्ट थे लीएनवॉक थे, विद द हेल्प ऑफ द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। लेकिन इनकी खुशकिस्मती थी, या इनको अपॉर्चुनिटी ऐसे मिली कि उस टाइम पे थोड़ा सा माइक्रोस्कोप इम्प्रूव हो गया था। ठीक है, तो इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से इनको कुछ और अच्छा सा देखा, सेल के अंदर उस पार्ट्स जो हैं वो और अच्छे से ये डिस्क्राइब कर पाए। तो ही डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर इन 1674। इन्होंने तालाब के पानी में फ्री लिविंग सेल्स को देखा और उसके बाद में उस पर उसको डिस्कवर किया, उसके बारे में अध्ययन किया और बताया। नेक्स्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में इन्होंने भी डिस्कवर किया सेल के अंदर न्यूक्लियस का। क्या डिस्कवर किया? हाँ, अभी तक ऊपर के रॉबर्ट हुक ने हमें ये बताया था कि सेल होती है, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से कॉर्क ट्री के बार्क में इन्होंने देखा कि सेल होता है, जो कि प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। दूसरा, लीएनवॉक ने थोड़ा सा इम्प्रूव माइक्रोस्कोप लिया और उन्होंने सेल्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बताया, जैसे लाइसोसोम्स, गाल्गी बॉडी, प्लास्टिड्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने बताया कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने 1831 में न्यूक्लियस की खोज की सेल के अंदर। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, या यूँ कह सकते हो कि सेल की जान है। ठीक है, जो बिना न्यूक्लियस के सेल जिंदा नहीं रह सकता। आगे आता है पुरकिंजे। इन 1839 इन्होंने भी coined the term प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। इन्होंने जो उसके अंदर सेल के अंदर सब्सटेंस होता है लिक्विड फॉर्म में, उसके लिए इन्होंने बताया ये क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। क्या है? प्रोटोप्लाज्म। हाँ, नेक्स्ट सेल थ्योरी। सो अभी तक ये चार साइंटिस्ट जो हैं वो सेल के बारे में बता चुके थे। अब आता है सेल थ्योरी। द सेल थ्योरी सेज दैट द ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेल थ्योरी ये बताती है कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है किसी भी, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल हो, सबकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। अगला, दिस वाज द एक्सप्लेन्ड बाय द सेल्डन 1838 एंड द शॉन 1839।
एक साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे दोनों लगभग। तो ये इन्होंने बताया कि इट वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय द बिरचो, और इनकी डिस्कवरी को आगे और ले गए, ये वहीं पे छोड़ दिए थे। बिरचो ने 1855 में ये बताया कि दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से पैदा हुई हैं, या अराइज या बॉर्न हुए हैं, या बने हैं। ठीक है, तो ये था सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी में ये साइंटिस्ट हैं, इनके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट आता है लेबर डिवीज़न इन सेल्स। जैसे हमारे डेली रूटीन में, डेली लाइफ में, घर में या ऑफिस में या कहीं पे भी लेबर का डिवीज़न है। सब मतलब कौन सा काम कौन करेगा। हर कोई तो एक ही आदमी सारा काम नहीं करता, तो हर किसी का अलग अलग रोल होता है। ठीक है, कौन ये पार्ट देखेगा, कौन ये पार्ट देखेगा, कौन ये काम करेगा, कौन ये काम करेगा, और उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन वगैरह है, अपनी योग्यता होती है उनकी, उसके हिसाब से उनको जॉब पे रखा जाता है। ठीक है, सपोज दैट कोई लॉयर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई मैथमेटिशियंस है, कोई ऑफिस जॉब बढ़िया कर रहा है, या ऑफिस में भी कई अकाउंटेंट है, कोई अलग अलग ऐसे है। ठीक है, तो इसी तरह से सेल में भी बहुत सारे क्या बोलते हैं ऑर्गेनेल्स हैं, और उनका अलग अलग काम है। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो शोज डिवीज़न ऑफ द लेबर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये दिखाता है कि इसमें डिवीज़न ऑफ लेबर है, मीन्स काम करने का अलग अलग पार्टीशन है, या कौन क्या काम करेगा उसका अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं, विच मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी डू डिफरेंट फंक्शंस। और इससे ये होता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में कौन सा अंग क्या काम करेगा। द ह्यूमन बॉडी हैज़ हार्ट टू पंप ब्लड। हार्ट जो है पंप करेगा, यानी कि ब्लड जो है हार्ट को पंप करेगा, स्टमक क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट करेगा। इस तरह से इसका अलग अलग मैकेनिज्म। हमारी बॉडी के अंदर भी डिवीज़न ऑफ लेबर इज आल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। सो ये ऐसे ही सेम जैसे हमारी बॉडी के अंदर है कि हम सांस लेते हैं, हमारे लंग्स को ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, और उसके बाद में बेस जो एयर है वो सांस छोड़ देते हैं, हम निकाल देते हैं। सो उसी तरह से सेल के अंदर भी डिवीज़न है। जैसे ईच सेल हैज़ अ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स कॉल्ड द सेल ऑर्गेनेल्स। सभी सेल्स में स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं, छोटे छोटे। सेल्स के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, छोटे छोटे। सो जो कि क्या करते हैं, ईच सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन लाइक द डाइजेशन, एक्सक्रेशन एंड सो ऑन। डाइजेशन और एक्सक्रेशन। डाइजेशन क्या है, जो हम फूड खाना खाते हैं वो ब्रेक थ्रू का होता है। ब्रेक थ्रू होने के बाद में बाइल जूस वगैरह बनता है, और बाइल जूस से वो हमारे ब्लड में जाता है, और ब्लड से हमें एनर्जी मिलती है। एक्सक्रेशन है, हमारी बॉडी का बेस्ट पार्ट है वो एक्सक्रेट करना। ठीक है, अभी सेल्स दिखाया गया है। सेल्स भी कई तरीके की होती हैं। नर्व सेल्स, रेड ब्लड सेल्स ब्लड में होती है। ये नर्व सेल्स हमारे मस्तिष्क में होती है। मसल सेल्स हमारे आर्म, हाँ मसल्स में, एंड स्पर्म सेल्स एंड बोन सेल्स बोन्स में होती हैं। ठीक है, नाउ प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंगल सेल, क्या होती हैं, एक ही सेल के बने होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन टू द अर्लीस्ट ऑन द अर्थ। धरती पे जो पहले ऑर्गेनिज्म जो इस नाम से जाने जाते थे, सिंगल सेल्स के नाम से, उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ द सिंगल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होती है, इस सेल्स में सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ऊपर की जो लेयर है वो सिंगल होती है। देयरफॉर ऑल द रिएक्शंस अकर्स विद इन द साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से सारे रिएक्शन सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होते हैं। किस में होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। दे कैन बी फ्री लिविंग और पैरासाइट्स। ये फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर पैरासाइट्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया एंड आर्चिया। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टर हैं। जैसे
इट लैक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ओनली सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स के अंदर सिर्फ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है। द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन अ सिंगल क्रोमोसोम, और जेनेटिक मटेरियल सिंगल क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। और द हिस्टोन प्रोटीन आर आल्सो एब्सेंट, इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होती, और देयर साइजेज आर जनरली स्मॉल देन यूकैरियोटिक सेल, स्मॉल देन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स हैव ए न्यूक्लियस एंड इनक्लोज विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस भी क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है चारों तरफ, एंड फॉर्म अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, और एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाता है, जिसमें क्या कि जैसे कि प्रोटोजोआ, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल हैव द यूकैरियोटिक सेल्स। इन सब में क्या होती है, फंगस में, प्रोटोजोआ में, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। दे कैन परफॉर्म द डिफरेंट एक्टिविटीज इन द सिंगल सेल्स विच अलाउज देम टू कैरी आउट द वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जो कि क्या करते हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन करने में मदद कराते हैं। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूकैरियोटिक सेल में, इट हैज अ न्यूक्लियस इनक्लोज विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट हैज अ न्यूक्लियस इनक्लोज विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियस भी जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। यूकैरियोटिक हैज मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इट, एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज द सेल वॉल। और ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये भी सारे सेल ऑर्गेनेल्स किससे घिरे होते हैं, सेल वॉल से। यानी कि इसके ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है जो कि सेल को प्रोटेक्शन करती है, बचाती है किसी भी डैमेज से। जैसे हमारे घर की दीवारें हैं, दीवारें हमें क्या करती हैं, किसी भी डैमेज से बचाती हैं। हम अपने घर में बैठे हैं तो हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं। रोड पे या रोड के किनारे कहीं खड़े हो जाएंगे तो वो श्योरिटी नहीं आएगी कि हम सिक्योर हैं। वैसे ही घर में हम रहते हैं तो हमें पता है कि हम चारों तरफ से दीवारें, कुछ कोई नहीं आ सकता, हम सिक्योर हैं। वैसे सेम सेल्स का है, सेल का जो सेल वॉल है वो सेल को सिक्योर किया रहता है किसी भी चीज़ से। नाउ द सेल डिवाइड बाय द प्रोसेस कॉल्ड द माइटोसिस। सेल डिवीज़न भी होता है। सपोज दैट एक सेल है, जैसे हर किसी की एक लाइफ होती है, इंसान की भी लाइफ होती है, जानवर की भी, प्लांट्स की भी, और किसी भी चीज़ की, लिविंग थिंग्स की भी, इवन नॉन लिविंग थिंग्स की भी लाइफ होती है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद में, कुछ एक लाइफ स्पैन के बाद में डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये है, इसकी भी लाइफ है, सेल की भी। और सेल की लाइफ अलग अलग, सेल्स की अलग अलग लाइफ होती है। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की लाइफ कितना होती है, 3 to 4 मंथ। कितना, 3 to 4 मंथ। 3 से 4 महीने में हमारी आरबीसी, ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बैसोफिल, स्नोफिल। ठीक है, तो जिसमें हमने आपको बताया कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, उसका भी हर एक चीज़ों का एक्सपायरी डेट है, या यूँ समझ लो कि कुछ टाइम के बाद वो अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो आरबीसी का लाइफ स्पान 3 से 4 महीने है, लेकिन उसको पता है कि आरबीसी सेल डैमेज हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म होने से पहले क्या करती है, वो अपनी डॉटर सेल बना जाती है। क्या करती है, कोई भी सेल ख़त्म होने से पहले, हाँ, ख़त्म होने से पहले 2 डॉटर सेल मल्टीपल ऑफ 2 में बनाते हैं। ठीक, आगे तो ये था न्यूक्लियस कॉन्टेन्स सिंगल लाइनर लीनियर डीएनए विच कैरीज द जेनेटिक फंक्शन इंफॉर्मेशन। और सेल के अंदर जब डिवाइड होता है तो सेल माइटोसिस के थ्रू 2 डॉटर सेल बना जाती है। फिर उसके न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है, लीनियर डीएनए विच कैरीज द जेनेटिक फंक्शन एंड इंफॉर्मेशन। वो सेल मरने से पहले जो दूसरी 2 डॉटर सेल दे के जाती है, तो वो क्या करती है, उन सेल के अंदर वो पहले से डीएनए छोड़ के जाती है कि हमारी पहली
पुश्तैनी या हमारी पहली जो सेल्स थी वो इसी तरीके से थी, उसमें ये फंक्शन होते थे, ये ऑर्गेनल थे, वैसे ही नए सेल में जो मैं छोड़ के जाऊंगे या बना के जाती है जो सेम वही स्ट्रक्चर और सेम वही वर्क मैकेनिज्म सब कुछ सेम देके जाती है वो, ठीक है, डेड होने से पहले। देयर साइज इज जनरली लार्ज बिगर देन ए प्रोकैरियोटिक। इसका जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक सेल से बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चरल organization of the cells. So every cells consists of the plasma membrane. सभी सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक बहुत थिन लेयर होती है, पतली झिल्ली होती है जो सेल को क्या करती है, हाँ, प्रोटेक्ट करती है किसी भी डैमेज से। दूसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर एक टाइप का लिक्विड होता है, जेली लाइक लिक्विड होता है, वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। नाउ न्यूक्लियस होता है जो मेन पार्ट ऑफ सेल, ठीक है। उसके बाद में ऑल केमिकल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल आर पॉसिबल ड्यू टू द दीज फीचर्स। अगर इनमें से कोई भी फीचर ना हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो, साइटोप्लाज्म ना हो या फिर न्यूक्लियस ना हो, तो सेल को अपना काम नहीं कर पाएगी, सेल अपना फंक्शन नहीं कर पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम डीपली पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो दिस इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये सेल के बाहर कवर होता है, ठीक है। आउटर मोस्ट, सपोजिट ये सेल है, सेल के आउटर मोस्ट पार्ट में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसके एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इसके आगे कुछ भी हो सकता है। बॉडी के अंदर जो जहाँ सेल होते हैं और सेल के आसपास भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज टू एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सम मेटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और रोल है, ये इसके अंदर दिमाग ना होते हुए भी इतना पता है इसको कि सेल के अंदर कौन सी चीज़ आने दिया जाना चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं आने दिया जाना चाहिए, यानी एक तरीके का सेंसर का काम करता है, ठीक है। तो उसको पता है कि सेल को कौन सी चीज़ हार्म करेगी, नुकसान पहुंचाएगी, वो नहीं आने देगा, और जो सेल के लिए जो सब्सटेंस ज़रूरी है, कोई भी लिक्विड हो या कुछ भी हो, वो उसको आने देती है मेम्ब्रेन। सो इज देयरफॉर कॉल्ड द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसीलिए इसको बोला जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ द फैट मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स। इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होती है, स्ट्रेचेबल होती है, खींच सकते हैं उसको, फूल सकती है, सिकुड़ भी सकती है। सो एंड मेड अप ऑफ द फैट मॉलिक्यूल्स, और एक फैट मॉलिक्यूल से बना होता है जिसको हम लिपिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिपिड बोलते हैं। आउटसाइड ऑफ सेल्स लिपिड बाई लेयर, ये लिपिड के ऊपर भी लेयर्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट चैन्स हैं, और प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, ठीक है, और फॉस्फोलिपिड्स हैं सेल्स के अंदर। नाउ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आल्सो enables द सेल engulf in food and other material from its external। ये क्या होती है कि एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होती है मेम्ब्रेन की, आल्सो enable द सेल टू engulf द फूड, कि सेल अपना फूड कैसे लेगा, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल, बाहर से। ये अमीबा है, क्या है, अमीबा। अमीबा में फूड का कैसे कंज्यूम करता है, फूड डाइजेशन कैसे होता है। तो अमीबा क्या होता है, इसका जहाँ पे सपोज दैट ये फूड होता है, ये पानी में तैरता रहता है अमीबा, वो अपने फूड के पास जाता है, ठीक है, तैरते हुए उसको पता चल जाता है कि ये हमारा फूड है। तो फूड के पास गया और क्या करता है, अपने ऑर्गन्स को, अपने अंग को, सीडोपोडिया बोलते हैं, उसको इंक्रीज कर लेता है, और वो सोचता है कि इसके दोनों तरफ, तीनों तरफ से इसको घेर लें। घेर लेने के बाद में क्या करता है, ये नेक्स्ट स्टेप में इसको पूरे को चारों तरफ से घेर लेता है और इसको अपने अंदर ले लेता है, अपने फूड को, और ये फूड फिर इसमें डाइजेस्ट हो जाता है। ये प्रोसेस है इसका। फूड, अमीबा में उसने फूड देखा, फूड के पास गया, अपना सीडोपोडिया बढ़ाया, ठीक है,
सीडोपोडिया बढ़ाने के बाद में एक स्टेज आया कि धीरे धीरे उसने पूरा फूड को अपने अंदर ले लिया, और उसके बाद में फूड का डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद में एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर एसिमिलेशन एंड एजेशन। तो ये प्रोसेस है, सच प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। हाँ, अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू द सच प्रोसेस। ये प्रोसेस है, अमीबा अपना फूड कैसे एक्वायर करेगा। तो सीडोपोडिया विच आर द प्रोजेक्शंस ऑफ द सेल्स, ये सेल के प्रोजेक्शन से जो मिलता है सीडोपोडिया, ठीक है। सच सेल्स के उभरे हुए पार्ट्स हैं। ऑल फूड्स वैक्यूल इज देन द फॉर्म अराउंड द फूड पार्टिकल्स। अमीबा देन सेक्रेट द डाइजेस्टिव एंजाइम। उसके बाद में अमीबा इसको डाइजेस्ट करने के बाद डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करता है, दैट ब्रेक्स डाउन द फूड पार्टिकल्स एंड डाइजेस्टेड। वो क्या करता है, इसको फूड को फूड पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देता है, और ब्रेक डाउन करने के बाद में इसको डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। तो उसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है, वो ग्रो करता रहता है। नेक्स्ट इज द डिफ्यूजन। Substances like the carbon dioxide and oxygen can move across the plasma membrane through the process called a diffusion. So सेल के अंदर क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो बहुत सारी और अनवांटेड गैसेस भी चले जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी एटमॉस्फेयर में गैसेस है, लेकिन सेल को ज़रूरत है सिर्फ ऑक्सीजन की, ठीक है। सो क्या करता है, बाकी अदर गैसेस को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गया, इनको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ द हाई कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन रीजन टू द लोअर कंसंट्रेशन रीजन, ठीक है। हाँ, हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में क्या करता है, सब्सटेंस को बाहर निकाल देता है। दस डिफ्यूजन प्लेज इन द इम्पोर्टेंट रोल इन द exchange of the gases between the cells as well as the cell and its external environment. So ये क्या करता है, मेजर रोल अदा करता है गैस एक्सचेंज में। किसमें? गैस एक्सचेंज में, क्योंकि इसको क्या चाहिए, सिर्फ ओनली ऑक्सीजन चाहिए। सेल्स को, सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शन है, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन सब को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, उनका फूड क्या है, ऑक्सीजन। सेल का खाना क्या है, ऑक्सीजन है। बाकी लिक्विड तो है ही है सेल के अंदर जो रहते हैं, लेकिन सेल को हम जो सांस लेते हैं उससे क्या होता है, ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन से वो ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन एनर्जी बनाते हैं, और हमारा मैकेनिज्म चलता रहता है। सेल का भी मेन चीज़ मैकेनिज्म चलता रहता है। जब सेल लाइव रहेगी तो हम लाइव रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या है कि वाटर भी बहुत बड़ा रोल दिखाता है अपना। वाटर आल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वाटर भी क्या करता है, लॉ ऑफ डिफ्यूजन का एक रोल अदा करता है। द मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। वाटर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इन और आउट होता है, क्या करता है, अंदर या बाहर जाता है। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर वाटर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस क्या है, हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। नाउ ऑस्मोसिस कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। ऑस्मोसिस भी 3 तरीके के होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो unicellular organisms and the most of the plant cells tends to gain water through the osmosis. Unicellular organism और मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स, ज़्यादातर जितने भी सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं और प्लांट सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, वाटर गेन कहाँ से करते हैं, थ्रू द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के जरिए ही वाटर गेन करते हैं, यानी उनको पानी चाहिए तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू वो पानी ले लेते हैं सराउंडिंग से अपने। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। और अगर पौधों की जड़ों में पानी ज़्यादा हो गया है तो क्या करेगा, वो भी सेम प्रोसेस है, इसी ऑस्मोसिस के प्रोसेस से जड़ों से पानी निकाल देगा, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में
इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर, सपोज दैट ये सेल है और सेल के आसपास जो है जो वाटर का क्या बोलते हैं कंसनट्रेशन है वो हायर है, ठीक है, और सेल का कंसनट्रेशन कम है, मीनिंग पानी बाहर से सेल में चला जाएगा एंड सेल विल स्वेल, सेल फूल जाएगी, क्या होगी, फूल जाएगी, ठीक है। इज वेरी डायल्यूटेड एंड सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास द अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस, चाहे वो अंदर पानी जाना हो या फिर बाहर पानी जाना हो, सेल के अंदर जाना हो या सेल से बाहर जाना हो, बट द मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। नेक्स्ट, द नेट ओवरऑल रिजल्ट इज वाटर एंटर्स द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप। अगर सेल के अंदर ज़्यादा पानी आएगा या पानी जितना भी आएगा, सेल अपने मेन पोस्चर से थोड़ा सा फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाँ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि बाहर के एटमॉस्फेयर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन ऑफ द सेल एज वेल एज इंटरनल और एक्सटर्नल, चाहे बाहर का एटमॉस्फेयर, सेल के बाहर का एटमॉस्फेयर और सेल के अंदर का जो वाटर कंसंट्रेशन है वो सेम है, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर अक्रॉस द सेल। तो सेल से ना तो पानी बाहर जाएगा ना तो पानी बाहर अंदर आएगा, ठीक है। तो सेल रिमेन्स द सेम, सेल वैसे ही रहेगी जैसी थी। वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट अमाउंट गोइंग इज इन द सेम एज अमाउंट गोइंग आउट, सेम वही अभी जो बताया मैं हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इफ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर देन द सेल, सेल के अंदर जो वाटर है इससे बाहर का जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन कम है, तो सेल से पानी बाहर निकल जाएगा एंड सेल विल श्रिंक, सेल क्या करेगी, श्रिंक हो जाएगी, मीन्स पिचक जाएगी, ठीक है। सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगेन वाटर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन enters it, therefore the cell will shrink, ठीक है। नेक्स्ट, सेल वॉल। सेल वॉल इज फाउंड इन द प्लांट सेल। सेल वॉल कहाँ पाई गई थी सबसे पहले, प्लांट सेल आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल क्या होता है, सेल का बाहरी आवरण है या आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इट इज़ रिजिड कवरिंग मेड अप ऑफ द सेलुलोज विच आर कॉम्प्लेक्स। ये भी थोड़ा सा रिजिड कवरिंग होती है, रिजिड मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हो कि हार्ड है बट बहुत ज़्यादा भी नहीं। मेड अप ऑफ द सेलुलोज, किसकी बनी होती है, सेलुलोज। और सेलुलोज क्या है, एक तरीके का कॉम्प्लेक्स है, इसमें कई सारी चीज़ें मिली होती हैं। सब्सटेंस इज प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट्स। ये क्या करता है, पौधों को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नाउ फंक्शन ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स। तो पौधों के अंदर सेल वॉल का क्या काम है, रेंडर्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये क्या करता है, पौधों को अपराइट रखता है और उसकी स्ट्रेंथ बनाए रखता है, पौधों को खड़ा रखता है, आंधी तूफान आने में टूटने से बचाता है और उसको ग्रो कराता रहता है। इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल, और सेल की शेप को भी बनाए रखता है। इट रेगुलेट्स द इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, और प्लांट्स के अंदर भी इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है फूड का और वाटर का, ठीक है। वाटर कौन कैरी करता है, जाइलम, और फ्लोएम फूड कैरी करता है। वो वाटर, जाइलम और फ्लोएम एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं प्लांट्स में, ठीक है। इट रेगुलेट्स द एक्सपेंशन ऑफ द सेल, और सेल की एक्सपेंशन को भी रेगुलेट करता है कि कितना सेल एक्सपेंस बड़ी होगी, और प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या है, पैथोजेंस एक टाइप ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। पैथोजेंस क्या है, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो कि बीमारी फैलाते हैं बॉडी में, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो या फिर प्लांट हो। तो प्लांट में भी बहुत सारी की डिसीज, बहुत तरीके के पौधों में बीमारियां लग जाती हैं जिसकी वजह से पौधे सही से ग्रो नहीं कर पाते, उतना हेल्दी नहीं हो पाते या सूख जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
तो जो कि क्या करता है, सेल वॉल इन सब को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्लाज्मोलाइसिस क्या है? प्लाज्मो व्हेन ए लिविंग प्लांट्स सेल लॉसेस वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस, जब कोई लिविंग प्लांट सेल जो है वो वाटर को लॉस करती है, यानी उसके अंदर से पानी निकलता है थ्रू द ऑस्मोसिस, देयर इज अ श्रिंकेज और कंट्रैक्शन, जिसको कंट्रैक्शन भी बोल सकते हो सिकुड़ने को, या श्रिंकेज बोल सकते हो, ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। दिस फिनोमिना इज नोन एज अ प्लाज्मोलाइसिस। जब कभी भी सेल से वाटर लॉस होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, ये सेल है, सेल के अंदर से पानी H2O, H2O क्या है? वाटर, बाहर निकल रहा है। जो बाहर निकल रहा होता है ये सेल क्या होगी? श्रिंक हो जाएगी, पिचक जाएगी, यानी कि जो इसके अंदर मेटल था, लिक्विड बेसिकली वाटर, वो निकल जा रहा है तो श्रिंक हो जा रही है, और उसको प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट इज द साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म क्या है? इसके अंदर भी फ्लूइड कंटेंट्स रहते, बहुत सारे फ्लूइड भरे रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। आल्सो कंटेंट्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स, और इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। सारे ऑर्गेनेल्स का अलग अलग काम है। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ऑफिस है, ऑफिस में हर एक का अलग अलग रोल है। ठीक है, हर पर्सन का। इसके बाद में cell organelles enclosed by the membranes in prokaryotic beside the absence of the defined nuclear region. The membrane bound cell organelles are also absent. और इसके अंदर क्या होता है? cell organelles नहीं होता. On the other hand, eukaryotic cells में have nuclear membrane as well as a membrane enclosed organelles, और सभी organelles के ऊपर membrane लगी होती है। ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया है। ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, खाली स्पेस है, सेंट्रोसोम है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, लाइसोसोम्स है, क्रोमैटिन पतले धागे की तरह होते हैं, न्यूक्लियस मोस्टली सेंटर के आसपास होता है, न्यूक्लियस है, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी अपराटस है, गाल्गी बेसाइड, एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? खाली स्पेस है। ठीक है, सेल के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, सो शॉर्टकट में इसको ER बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ER। सो इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीड्स, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और सीड्स होती है, उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसमें पतली पतली ट्यूब्स होती हैं। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स आर राउंड और द ऑफ लॉन्ग बैग्स, वेसिकल्स क्या बोलते हैं? छोटी छोटी थैली बोल सकते हैं उसको। द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा। ये बिल्कुल प्लाज्मा के जैसा ही होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ER। ER कितने तरीके के होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का। कौन कौन सा? हाँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको क्या बोलते हैं? RER और SER। ओके, RER looks rough under microscope because it has a particles called the ribosomes। जो RER होता है वो माइक्रोस्कोप में भी उसको देखने पे क्या लगता है? रफ लगता है, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसके सरफेस से ही डायरेक्टली। द राइबोसोम्स विच आर द प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स, जो राइबोसोम्स सारे एक्टिव सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, आर द साइट ऑफ द प्रोटीन मैन्युफैक्चर। ये क्या काम करते हैं? प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सेल के अंदर प्रोटीन बनाते हैं। द मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स आर देन सेंड टू द वेरियस प्लेस ऑफ द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड, कि सेल को पता है कि ये प्रोटीन कहाँ चाहिए, बॉडी के किस पार्ट्स में चाहिए, वहाँ पर उस प्रोटीन्स को भेज दिया जाता है। सो यूजिंग द ER, नाउ द SER, अब क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? हेल्प्स द मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड्स।
ठीक है, क्या बनाता है ये? लिपिड बनाने में हेल्प करता है, इम्पोर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन, और ये भी जो कि सेल के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। लिपिड भी बहुत ज़रूरी है और प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन द बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, और प्रोटीन और लिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज अ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, और इसी के और एग्जांपल हैं जो हमारे बॉडी में एंजाइम्स सेक्रेट होते हैं, हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं सेक्रेट, बहुत सारे हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं, वो सारे हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है, नहीं तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ डिसमेंटल हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है बॉडी में, मैकेनिज्म बॉडी का ठीक से काम ना करे, किसी का हाथ पैर सर काम ना करे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। नाउ नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ द ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। दस वन फंक्शन ऑफ द ईआर इज to serve the such as channel for the transport of the material, especially proteins। ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, स्पेशली प्रोटीन, बिटवीन द वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों में। ठीक है, ईआर आल्सो फंक्शंस साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। ईआर और क्या काम करती है? साइटोप्लाज्मिक फंक्शन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाती है, प्रोवाइडिंग ए सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ इन द सेल। सेल के अंदर कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी होती हैं, उसके वो भी ये हेल्प करता है उस एक्टिविटी को होने के लिए। नाउ इन द लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, तो कई जानवरों में जो लिवर सेल्स होती है कॉल्ड द वर्टेब्रेट्स, SER प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डिटॉक्सिफाइंग द मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। इसमें क्या करती है SER? बहुत बड़ा रोल अदा करती है कि हमारी बॉडी के अंदर पॉइजन से या ड्रग्स आ जाता है सपोज दैट खाने से या दवाइयों से, उस पर भी ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, उसको कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, डिटॉक्सिफाइंग क्या होता है? उसके असर को कम करना। ठीक, बहुत सारे पॉइजनस हैं ड्रग्स। पॉइजन का मतलब ये नहीं डायरेक्ट पॉइजन, पॉइजन कई सारे साग सब्जियों में और इसमें अनाजों में भी पाया जाता है। सपोज हम दाल चावल गेहूँ से बना हुआ जो भी प्रोडक्ट खाते हैं, इसमें हो सकता है किसान ने कुछ केमिकल्स या माइक्रोब्स या इन सब का इस्तेमाल किया हुआ, छिड़काव किया पौधों में, फर्टिलाइज़र्स का भी, केमिकल्स का भी। वो केमिकल्स पौधों के थ्रू उसके सीड्स में आ जाते हैं, वो सीड्स से हम उन सीड्स को हम कुछ ना कुछ बना के अपनी रेसिपी के थ्रू खाते हैं और उससे हमारी बॉडी में वो पॉइजन्स आ जाते हैं। तो वो क्या करता है? ये भी मेजर रोल अदा करता है ईआर कि ऐसे पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाइंग किया जाए, कम किया जाए उसके असर को। गाल्गी अपराटस आता है। द गाल्गी अपराटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड ऑफ द कैमिलोगाल्गिन। किसने? कैमिलोगाल्गी ने। कंसिस्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स। इन्होंने ये देखा था कि एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स है दैट फ्लैटेंड सैक्स, एक पतली चपटी सी है, पतली चपटी से जैसे बेल्ट की तरह चपटी सी, पतली सी, और बीच में स्पेस है, कॉल्ड द अरेंज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन द सैक्स। ऐसे पतली पतली, ये कई सारे हैं, कई सारे परत हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं सिस्टर्न। दिस मेम्ब्रेन्स often have an connections with the membrane of the ER। इनका भी ER से कनेक्शन रहता है डायरेक्टली एंड therefore constitute the another portion of the complex cellular membrane system। ये भी cellular membrane system को और complex provide करते हैं। The material synthesized near the ER package and dispatched to the various targets inside and outside of the cell through the Golgi apparatus। ये भी क्या करते हैं? गाल्गी अपैरेटस के थ्रू सेल के अंदर और बाहर किस प्रोडक्ट को जाना है, क्या कौन से मटेरियल को जाना है, वो हैंडल करते हैं। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड द पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन द वेसाइकल्स। इसका फंक्शन क्या है? स्टोरेज करना, जितना स्टोर कर पाएगा पहले तो उतना स्टोर करेगा, स्टोर करने अगर नहीं हो पाएगा तो क्या करेगा? अपने अंदर मॉडिफिकेशन करेगा, मॉडिफिकेशन से भी काम नहीं चलेगा तो फिर और आगे क्या करेगा? पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन द वेसाइकल, वेसाइकल में इसको पैक करेगा।
इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स, कई बार ऐसा होता है कि कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम द सिंपल शुगर्स इन द गोल्गी अपराटस। कॉम्प्लेक्स शुगर जो है वो भी सिंपल शुगर से मिलकर बना होता है। द गोल्गी अपराटस इज आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम्स। ये भी लाइसोसोम बनाने में मदद करता है। गोल्गी अपराटस क्या करने में मदद करता है? लाइसोसोम्स बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट, लाइसोसोम्स। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। ये क्या होते हैं? मेम्ब्रेन से घिरे हुए सैक, मतलब स्पेस होते हैं, फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं, जो कि सेल्स को सेल के अंदर जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। मेड बाय द RER। किससे बने होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है सेल का। सपोज इट हमारे शरीर का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है हमारा क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन सिस्टम। वैसे इसका एक्सक्रेशन कैसे किया जाता है? लाइसोसोम्स के थ्रू सेल्स में। सो दीज हेल्प्स टू द कीप सेल्स इन क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एंड द फॉरेन मटेरियल। फॉरेन मटेरियल मीन्स बाहर से कुछ भी अंदर आता है तो मटेरियल, एज वेल एज अ वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। वो क्या करता है? सेल ऑर्गेनेल्स या लाइसोसोम वो क्या करता है? सेल ऑर्गेनेल्स को वार्न कर देता है कि ये मेटेरियल सेल के अंदर जा रहा है। फिर उसको क्या करता है? लाइसोसोम्स ब्रेक कॉम्प्लेक्स, उसको लाइसोसोम्स ब्रेक कर लेता है, अपने अकॉर्डिंग कर लेता है कि कैसे वो डाइजेस्ट कर पाएगा। Substances due to the simpler substances and are able to do this because they contains powerful digestive enzymes। क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनको जरूरी भी है। When the cell gets damaged, कभी कभार जब सेल डैमेज हो जाती है किसी भी कारण से, लाइसोसोम्स में बस्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ऑन सेल। तो लाइसोसोम्स क्या होते हैं? उस समय फट जाते हैं, लाइसोसोम्स फट जाते हैं और उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो उस सेल को ही लाइसोसोम्स को ही खा जाते हैं। सो देयरफॉर लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है सेल का, ये कोई पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक, वाई लाइसोसोम्स आर द सुसाइडल बैग्स। ठीक है, नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत ही बड़ा रोल है सेल के अंदर। जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल है, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस कहा जाता है, या यूँ समझ लो कि किचन है ये। ठीक है, जहाँ पे इनका फूड बनता है सेल का। तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग। इसके ऊपर 2 लेयर कवर्ड होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। जो ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ा सा पोरस, वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ा सा फोल्डिंग, मतलब मुड़ी रहती है। और दीज फोल्ड्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एटीपी जनरेटिंग। ये इसलिए मुड़ी होती है कि जब ज़रूरत पड़ती है अपने आप को फैला लेती है। क्या करती है? फैला लेती है, अपने आप को इंक्रीज कर लेती है। और ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सेल के अंदर जो मैकेनिज्म होते हैं उसमें एटीपी वगैरह जनरेट होते हैं। तो उस जनरेशन के लिए, जनरेशन के समय में सेल बड़ी हो जाती है। तो ये जो फ्लैटन पार्ट है इसका, वो उसको बड़ा सरफेस देता है। द एनर्जी रिक्वायर्स फॉर द वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर द लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो सेल की लाइफ को बढ़ाता है वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, और उस फॉर्म किस फॉर्म में बनती है? एटीपी के फॉर्म में बनती है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये सेल की एनर्जी करेंसी है। जितना अच्छा सा एटीपी बनेगा सेल के अंदर, उतना बढ़िया उस सेल का डेवलपमेंट होएगा और सेल उतने समय तक लाइव रहेगी। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड द मैकेनिकल वर्क। और इसकी जो सेल बॉडी है वो इस स्टोर्ड एनर्जी को अपनी ग्रोथ के लिए जब मर्जी यूज़ करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया एक
स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स हैं इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, क्योंकि इनके खुद के बनाए हुए डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक द सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। माइटोकॉन्ड्रिया खुद से अपना प्रोटीन बना लेता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल्स, क्योंकि एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, एटीपी के फॉर्म में, जो कि सेल को बहुत ज़रूरी होता है। नाउ प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। दीज आर टू टाइप्स प्लास्टिड्स। पहला क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, ये पौधों में कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। एंड ल्यूकोप्लास्ट, वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, बिना कलर के होते हैं या फिर वाइट बोल सकते हैं। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट के अंदर एक छोटे पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल के, नोन एज ए क्लोरोप्लास्ट। उसको क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। क्लोरोप्लास्ट आर द इम्पोर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स। यही क्लोरोप्लास्ट पौधे को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जिससे पौधों में खाना बनता है या फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या इस्तेमाल होता है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ये, हाँ। also contains the various yellow or orange pigments in addition to chlorophyll. Leucoplasts are primarily organelles in which the materials such as starch, oils, proteins, granules are stored. ये सारी चीज़ें प्लास्टिड्स के रूप में स्टोर रहती है। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ द न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं इसको, बहुत सारे मेम्ब्रेन्स लेयर्स होती हैं जो कि जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। दीज आर सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही बाहरी ऊपर से देखने में लगते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ही जैसा। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स आल्सो हैव देयर ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के खुद के अपने डीएनए होते हैं और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखा रखा है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, थोड़ा रिजिड है, इनर मेम्ब्रेन थोड़ा और पतली है। स्ट्रोमा या लैमेला ये हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंड थैलोकॉइड है ये, ग्रैन्यूल्स, स्ट्रोमा और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनके अंदर भी दोनों मेम्ब्रेन के बीच में भी स्पेस होता है जिसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोला जाता है। वैक्यूल्स क्या है, वैक्यूल्स से पता चलता है कि हाँ खाली जगह या स्पेस। वैक्यूल्स आर स्ट्रेंज सैक्स ऑफ द सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। सॉलिड या लिक्विड कंटेंट्स में खाली स्पेस होता है जिसको हम वैक्यूल्स बोल सकते हैं। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स। इस एनिमल सेल में थोड़ा छोटा वैक्यूल होता है, जबकि प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल होता है। दीज द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ द सम प्लांट्स सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। पूरे सेल का वॉल्यूम का क्या होता है, किसी किसी सेल्स में तो 50 से 90% ही हिस्सा खाली रहता है, यानी कि बाकी रेस्ट 50 से 10% जो सेल का पार्ट है उसमें ही सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ द सेल सैप्स एंड प्रोवाइड द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल्स। ये क्या करते हैं, सेल को रिजिड बनाए रखते हैं, थोड़ा सॉलिड बनाए रखते हैं। मैनी सब्सटेंस ऑफ द इम्पोर्टेंस इन द लाइफ फॉर द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स। बहुत सारे सब्सटेंस जो कि सेल की लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है वो किस में रखे रहते हैं, वैक्यूल्स में। दीज इंक्लूड्स अमीनो एसिड्स, इसमें अमीनो एसिड्स भी हैं, शुगर्स भी हैं, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स भी हैं एंड प्रोटीन्स भी हैं। ये सारी चीज़ें इसमें है वैक्यूल्स के अंदर। In single celled organism like the amoeba, the food vacuole contains the food items that the amoeba has consumed. जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा, वो क्या करता है, इन फूड वैक्यूल्स को यूटिलाइज कर लेता है। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एक्सपेलिंग द एक्सेस वाटर एंड द सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। और क्या करता है, ये
वाटर को, अगर एक्सेस वाटर हो गया तो उसको भी बाहर निकालने में मदद करता है सेल के, ठीक है। और कोई वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको भी साथ में वैक्यूल्स बाहर निकाल देता है। नाउ न्यूक्लियस, ठीक है, इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। सो न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड कवरिंग सेल, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर डबल लेयर होता है क्योंकि न्यूक्लियस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सेल का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ अ पोर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे पोर्स होते हैं, होल होते हैं, विच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ द मेटेरियल फ्रॉम द इनसाइड न्यूक्लियस टू द आउटसाइड। न्यूक्लियस के अंदर या बाहर जाने में किसी सब्सटेंस को मदद करता है। कौन मदद करता है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसके अंदर पोर्स होते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रॉड लाइक। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम देख सकते हैं हम, जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है। नाउ स्ट्रक्चर, द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द सेलर। न्यूक्लियस क्या करता है? सेलर रिप्रोडक्शन में मदद करता है। वही मैंने आपको बताया कि जब इसका सेलर रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेलर रिप्रोडक्शन एक्चुअली वही होता है कि जो सेल है वो डेड होने से पहले 2 डॉटर सेल छोड़ जाते हैं। द प्रोसेस बाय विच द सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स 2 न्यू सेल्स। वही पूरा सिस्टम है जो कि एक सेल डेड होने से पहले 2 नई सेल को बना देगा। इट आल्सो प्लेज अ क्रूशियल पार्ट्स along with the environment in the determining the way of the cell will develop and what form it will exhibit at the maturity by the directing the chemical activities of the cell। ये और किसके लिए जिम्मेदार होती है न्यूक्लियस? कि कोई भी चीज़ बाहर से इसके अंदर आ ना पाए, ठीक है, और कोई भी एक्टिविटीज़ है, केमिकल एक्टिविटीज़ है, वो भी मॉनिटर करता है या उसको होने देता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। न्यूक्लियस कंटेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं विच आर द विजिबल एज अ रॉड लाइक शेप्ड, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स कंटेंट्स इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस of the characteristic from the parents to the next generation in the form of the DNA, deoxyribonucleic acid। क्या करता है? ये जब सेल्स डेड होने वाली होते हैं तो उसके अंदर जो DNA होता है वो अपने जैसे ही 2 डॉटर सेल बना देते हैं और अपने जैसे उसका कैरेक्टर भी सेम रहेगा। उसके अंदर जो DNA कैरी फॉरवर्ड होता है उसका, उस सेल को मरने से पहले उसका DNA दूसरी 2 डॉटर सेल में चला जाता है, ठीक है। सो सेम सारा फंक्शन सेल का वैसे ही रहेगा। जैसे इंसान के बच्चे इंसान उसी तरह ही दिखेंगे, जानवर के बच्चे जानवर के जैसे, उनका DNA जो जैसे रहेगा। कि कोई भी प्लांट से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? DNA की वजह से, क्योंकि तुलसी का पौधा है, नीम का पौधा है, आम का पौधा है, सो हर एक का अलग अलग DNA, वो उसके DNA में ही उसी तरीके से ही पौधे ग्रो होंगे। वैसे सेल्स में वो मरने से पहले उसका DNA रेप्लिकेट कर लेती है, कॉपी कर लेती है, उसको बोलते हैं रेप्लिकेट, मीन्स कॉपी करना। सो DNA आर कॉल्ड द जीन्स, इसको हम जीन्स कह सकते हैं। एन सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग दिस DNA इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ द क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल क्या है? विच इज विजिबल एज इंटेंगल्ड मास ऑफ द थ्रेड लाइक द स्ट्रक्चर। ये एक पतले धागे की तरह स्ट्रक्चर है, दिखता है हमें। व्हेन एवर द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो एक पतला क्रोमैटिन सा धागा होता है, ठीक है। सो दैट मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज इनटू द क्रोमोसोम, और ये मटेरियल क्या होते हैं? क्रोमोसोम के अंदर व्यवस्थित रहते हैं। सेल डिवीज़न, अभी हमने कई बार बताया कि जब कोई भी सेल है वो उसका लाइफ स्पान ख़त्म हो रहा है या फिर वो डेड होने वाली होती है तो उससे पहले उसका सेल डिवीज़न हो जाता है। So new cells are formed in the organism in order to grow to the replace old। पुरानी सेल्स को रिप्लेस करने के लिए नई सेल्स बन जाती है। जो भी पुरानी सेल्स जो होती हैं डेड एंड इंजर्ड सेल्स होते हैं, एंड टू फॉर्म द गैमीट्स रिक्वायर्ड टू द रिप्रोडक्शन प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड अप, दैट इज कॉल्ड द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या होता है? पुरानी सेल से नई सेल बन जाती है, पुरानी सेल से नई सेल बन जाती है और पुरानी सेल ख़त्म हो जाती है, बस्ट हो जाती है, ठीक है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द सेल डिवीज़न।
तो सेल डिवीजन में भी दो तरीके का डिवीजन होता है, एक माइटोसिस डिवीजन होता है, एक मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, पढ़ते हैं माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है। माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, इसमें भी डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, मियोसिस में भी डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। ठीक है, ये पेरेंटल सेल है, माइटोसिस में दोनों पेरेंटल सेल हैं। रेप्लिकेशन हुआ मतलब कॉपी हुआ डीएनए, इसमें भी डीएनए कॉपी हुआ। सेल डिवीज़न हुआ, 2 डॉटर सेल्स बन गया, इसमें सेल डिवीज़न हुआ। और हाँ, इसमें इन 2 डॉटर सेल्स के भी 2 डॉटर सेल बने, यानी कि ये 4 में मल्टीपल हो रहा है और ये 2 में मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, माइटोसिस द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर द ग्रोथ इज कॉल्ड द माइटोसिस। ये कैसा प्रोसेस है सेल डिवीज़न में, जिसमें कि नई सेल का ग्रोथ होता है, उसको माइटोसिस कहते हैं। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड द मदर सेल। इन सेल को क्या बोलते हैं, मदर सेल्स। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम मदर सेल में होगा वही क्रोमोसोम डॉटर सेल में होएगा। ठीक है, इट हेल्प्स टू ग्रोथ इन रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म। मियोसिस में क्या है, स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यू इन एनिमल एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म द गैमेट्स। ये क्या करता है, टिश्यू को गैमेट्स फॉर्म में डिवाइड करता है, विच आफ्टर द फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, जो कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद में अपने जैसे ही सेम सेल्स उत्पन्न करना। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मियोसिस। इट इन्वॉल्व्स 2 कॉन्सिक्यूटिव डिवीजन। इसमें लगातार 2 डिवीजन होता है, इसमें एक ही डिवीजन हुआ, इसमें लगातार 2 डिवीजन हुए। When a cell divides in by meiosis, it produces 4 new cells and have half the number of the chromosomes than that of the mother cell. इसके मदर सेल से आधे क्रोमोसोम इसमें आ गए और ये इसमें कितने सेल बनी, एक साथ में 4 सेल बन गई। ठीक है, नेक्स्ट प्लांट सेल। ये अपना प्लांट सेल है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस दिखा रखा है। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी अपैरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, जिसमें कि ये क्या बोलते हैं प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल। दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है और कुछ ना कुछ डिफरेंट भी है। जैसे प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है, खाली स्थान बड़ा है, क्या है, बड़ा है, और सेल वॉल वेल डिफाइंड है। इसमें सेल वॉल नॉट वेल डिफाइंड, जबकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, और सेंट्रियोल है, और क्या है एक्स्ट्रा, सेंट्रियोल है और लाइसोसोम्स है। बाकी के सारे मैकेनिज्म, साइटोप्लाज्म इसमें भी है, प्लांट सेल में भी साइटोप्लाज्म, एनिमल सेल में भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में। गोल्गी अपैरेटस भी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में है। राइबोसोम्स भी दोनों सेल में है, प्लांट्स और एनिमल सेल में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों सेल में है। सो डिफरेंस क्या है इनका प्लांट सेल और एनिमल सेल में? फर्स्ट कि वैक्यूल साइज बड़ा होता है प्लांट सेल में देन एनिमल सेल। प्लांट सेल से एनिमल सेल से प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा होता है, यानी कि खाली स्पेस ज़्यादा होता है। दूसरा वेल डिफाइंड सेल वॉल होती है, इसमें पार्शियली सेल वॉल होती है, बहुत पतली सी, वेल डिफाइंड नहीं होती। दूसरा इसमें माइटोकॉन्ड्रियन होते हैं और सेंट्रियोल्स होते हैं, विद लाइसोसोम्स भी होते हैं। हाँ, इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। नाउ प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल अभी हमने पढ़ी लिया। वैसे प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय द रिजिड सेल वॉल। इसका थोड़ा सा सेल वॉल रिजिड होती है, टाइट होती है, हार्ड होती है। लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में मतलब बता दिया अभी लार्ज वैक्यूल होता है, जबकि इसमें क्या होता है एनिमल सेल लैक ऑफ सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होती। वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन ए स्मॉल साइज, इसमें बड़े वैक्यूल्स होते हैं, इसमें छोटे वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट सेल्स आर लॉन्गर देन द एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स जो होते हैं एनिमल सेल से बड़े होते हैं और एनिमल सेल्स आर स्मॉलर देन अ प्लांट सेल। प्लांट सेल्स हैव द प्लास्टिड्स। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, वाइल एनिमल सेल्स डोंट हैव प्लास्टिड्स, जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होता। सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं प्लांट सेल में नहीं होते, वाइल सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। लाइसोसोम्स आर वेरी रेयर इन प्लांट सेल। बड़ी मुश्किल से प्लांट सेल में लाइसोसोम्स मिलेंगे।
बहुत ही कम रेयर चांसेस है, जबकि एनिमल सेल्स में हमेशा लाइसोसोम्स कंटेंट्स रहेंगे, मिलेंगे। नेक्स्ट, थैंक यू। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर ध्यान दिया होगा आप लोगों ने। तो आप लोगों के लिए मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, आप लोग पता करना इसके बारे में, ठीक है, और क्या कैसे होता है। जैसे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में डिफ्रेंशिएट करना, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफ्रेंशिएट करना, सेल का मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है, और सेल किसने डिस्कवर किया, ठीक है, हाँ, और कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना योगदान दिया, ठीक है, सेल डिस्कवरी में। सो इन सब के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ के आना है नेक्स्ट टाइम, ठीक है। थैंक यू।